जो टॉपिक आता है इसमें अशोक जो है 273 में सिंहासन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके दरबार में गृह युद्ध हो जाती है, जिसके वजह से उनके जो राजा अभिषेक होते हैं वास्तविक राजा अभिषेक 269 में करना पड़ता है। इसके बाद इनकी एक स्थिति और भी बनती है। 8वें वर्ष जब वह राजा अभिषेक के जो 8वें वर्ष होते हैं उस समय एक घटनाएं होती है, एक युद्ध होती है। 261 ईसा पूर्व में वो युद्ध होती है, जिनको हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। इन कलिंग युद्ध में खासियत यह रही कि उसमें 1 लाख के करीब लोगों की जान गई थी। लगभग 1.5 लाख लोगों की लगभग घायल हो गए थे, जिनके कारण उनका हृदय में परिवर्तन आ गया और उन्होंने वहाँ से एक नई जो रणनीति का प्रयोग किए थे, एक नई विचारधाराओं का जो प्रयोग किए थे वो थे धम्म। उन्होंने धम्म का पालन करते हुए सभी राज दरबार के लोगों को और उनके मंत्रीगण को, साथ ही साथ वहाँ के आस पड़ोस के जितने भी राजा होते हैं उनको सलाह देने का भी काम किए कि हम सभी लोग धम्म का पालन करें। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत देते हैं, इनकी कुछ खासियतें रहती है, इनको देखेंगे। तो अशोक का ये जो धम्म का पालन किए कलिंग विजय के बाद, इनमें कुछ जो खासियत थी, उनका जो प्रचार करवाए थे, उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अशोक का धम्म था, ये धम्म में उन्होंने जो बात कही थी ये बात थी कि यह साधारण सिद्धांत भी था, इसमें सिद्धांत साधारण थी और सार्वभौमिक थी, जो सभी लोगों को ऐसा करना आसान लगता था। लेकिन धम्म के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि लोगों का जीवन संसार में भी, साथ ही साथ मरने के बाद भी उनका जीवन स्तर अच्छा बने रहे, वो भगवान के नज़रों में भी और आम इंसान जो दुनिया में रहते हैं उनके नज़रों में भी अच्छे माने जाएं। ऐसे काम के लिए उन्होंने धर्म का पालन करवाए थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अशोक के धर्म से आखिर ये अभिप्राय क्या है, आखिर इस धर्म पे अशोक क्यों बल देते थे। इनके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। जैसे ये धर्म एक न्यायावली थे, जिन्हों अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धर्म के प्रचार के लिए खुदवाने का, लिखवाने का प्रयास करते थे। और इसमें जो बातें थी ये निम्नलिखित बात शामिल थी। पहला, बड़े के प्रति आदर करना। इस धर्म के मदद से उनके दरबार में उनके जो आस पड़ोस हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आदर करना, सम्मान करना उनके कर्तव्य बनता था। इसके साथ साथ दूसरा बात था कि सन्यासी और ब्राह्मण लोगों के प्रति उदारता रखना, उनके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं करना। ऐसी बातों को इन्होंने खुदवाने और अभिलेख के माध्यम से लिखवाने का काम किए थे। तीसरा, सेवक हो चाहे दास हो, उनके साथ भी हमें अच्छे व्यवहार करना है, अच्छे संस्कार उनसे लेना है और उनके साथ जो उदारता की व्यवहार होती है उनको सही से निर्माण करना है और उनके साथ सही से उदारता को रखना है। अगला जो आता है दूसरे धर्मों के और दूसरी जो परंपरा है उनके प्रति भी हमें आदरतापूर्वक देखना चाहिए, उनके साथ भी व्यवहार को अच्छे रखना चाहिए, ताकि सभी धर्म के लोगों को हमारे धर्मों के ऊपर विश्वास बने रहे। आखिर ये अशोक के धर्म प्रचार के लिए उन्होंने क्या काम करवाए जो इतना आगे बढ़ पाए। इनको जब हम देखेंगे, इनमें बहुत सारे जो काम किया जाता है उसमें एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम धम्म महामात्य कहते हैं। उनके मदद से ढेर सारे कामों को किया जाता है। तो सबसे जो पहला काम था, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता है, जिसे महामात्य कहा जाता है। और इन्हीं महामात्य के वजह से ही आज धम्म के प्रचार में आसानी हुई और इतना आगे बढ़ पाए। इन्होंने 13वें जो शिलालेख में बताए कि मैं सभी धर्मों के मतों के लिए इस धम्म महामात्य की नियुक्ति किए हैं। ये सभी धर्म को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा काम करेंगे। तीसरा बात है कि महामात्य सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों को देखभाल करने का काम करेंगे और इनका आवश्यकता है
कि आकस्मिक कोई भी घटनाएं होती है उनमें भी यह देखभाल करे और उनके रक्षा करने का काम करें। इसके साथ साथ दास हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वृद्धा व्यक्ति हो, उनका संसारिक जो भी देखभाल होनी चाहिए उन देखभाल को भी करने का काम करेंगे। उसके बाद अशोक के इस धर्म के प्रति कुछ विशेषताएं रहती है, उन विशेषताओं को हम नीचे निम्नलिखित आधार से देख सकते हैं। जैसे सबके प्रति दयालु बनना रहता है। सभी कोई भी जीव जंतु है उनको क्षति हमें नहीं पहुंचाना है, उनमें भी प्राण होती है, उन्हें भी कष्ट होती है, इसलिए किसी भी जीव जंतु को हमें क्षति नहीं पहुंचाना है। दूसरे धर्मों की सम्मान करना है। साथ ही साथ सभी व्यक्ति गरीब हो अमीर हो सभी के प्रति आदरता पूर्वक हमें व्यवहार करना है। साथ ही साथ मनुष्य जो सामान्य एवं कदाचार जीवन जीना है, जो भी मनुष्य है तो किसी प्रकार के कदाचार जैसी भावनाओं के साथ नहीं रहना चाहिए। वो एक साधारण सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा रहना चाहिए। ये उनके धर्म के प्रति सोच विचार थे अशोक के। इसके बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बच जाते हैं, जैसे कि 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में हमारे उस दरबार में मौर्य वंश के समय जो दौर एक चल रहा था उनमें कृषि उपज थोड़ा कम नज़र आ रही थी। उसके बाद इस विचार को आगे प्रकट करने का काम किया गया। जब 6ठी सदी आती है उस समय कृषि के क्षेत्रों में एक उन्नति की ज़रूरत रहती है, उन्हें बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय की जाती है। उन उपाय को देखेंगे तो पहला अच्छे हल का प्रयोग करना सीखते हैं। उसके बाद लोहा का फाल बना लेते हैं ताकि ज़मीन को अच्छी से जुताई कर सके। इसके साथ साथ सिंचाई व्यवस्था के क्षेत्रों में बहुत सारे चीज़ों का निर्माण कराते हैं, जैसे कि नल नहर कुआं जैसे चीज़ों का निर्माण करा के और कृषि के क्षेत्र में एक उन्नति ला देती है। और इसके बाद जो खेती में एक उन्नति होती है, इससे फसल अच्छी होती है और वहाँ का जीवन स्तर अच्छा बन पाता है। इसके साथ साथ उनके यानी मौर्य वंश के समय कुछ समाज में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती थी। उन भिन्नताओं को देखेंगे, ये निम्नलिखित आधार से भिन्नता को हम समझ सकते हैं। जैसा कि उपज बढ़ाने का जो तरीका यहाँ पे खोज की गई थी, लाई गई थी, वो सभी किसान मजदूर के लिए नहीं लाई गई थी, इसलिए कुछ विशेष समुदाय को ही लाभ प्राप्त हो पाया था और कुछ किसान जो थे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उसे इनकी फ़ायदा नहीं मिल पाई। साथ ही साथ उस समय कुछ भूमिहीन किसान भी थे, कुछ धनी किसान भी थे, कुछ बड़े जमींदार और ताकतवर थे और उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनके कारण उसे विशेष लाभ भी मिलता था। कुछ छोटे मोटे किसान थे जो कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते थे और यहाँ पे एक प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, जिनका फ़ायदा कभी कभी जो प्रधान के पद पे होते थे उनके पुत्र में योग्यताएं नहीं रहती थी, फिर भी वह प्रधान के पद पे आ जाते थे। इससे जो भी इनसे कमज़ोर वर्ग के श्रेणी में आते थे और उन प्रधान से ज़्यादा सोच विचार के थे, उन्हें इस बात का ज़्यादा क्रोध होते थे। इनके बाद अगला जो आती है, इन्होंने जो अभिलेख शिलालेख खुदवाए थे उसमें कुछ सीमाएं थी, क्योंकि जब वो पुराना हो जाते थे तो उनमें कीड़े मकोड़े या छोटे मोटे कोई भी कीड़े मकोड़े इसे खा जाते थे, इनको खराब कर देते थे। इसलिए इनके पास भी कुछ सीमाएं होती हैं जो अभिलेख उतना सक्सेसफुल हमारे स्रोत के रूप में नहीं आए। जैसे हम देखते हैं कि इनमें हल्के ढंगों से उत्कीर्ण कराए गए थे, जो पुराने होने पर इसे फिर से देखना मुश्किल हो गया था। इसमें कुछ ऐसे अक्षरे थे जो लुप्त हो गए थे। इनकी जो वास्तविक अर्थ होती है उसे समझने में बहुत सारे कठिनाई हुआ और साथ ही साथ इनमें जो दैनिक जीवन में कार्य होते थे वो कार्य को नहीं दिखाया गया था। इससे हमें जो ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर थे साधारण व्यक्ति थे उनके इतिहास को जानना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें सिर्फ राजा और बड़े धनी व्यापारी और उद्योगपति लोगों को ही इसमें जीवन स्तर को
बताया गया और समझ पाए, जिसमें कमज़ोर वर्ग का जो इतिहास होनी चाहिए वो सही से हम नहीं जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और वीडियो आएंगे जो हमारा पार्ट 3 होगा, उसमें इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। धन्यवाद।